अविरल निर्मल सलिल सदय ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय हो चहु दिशि उद्घोष अभय केडीएस जय जय केडीएस जय जय। नमस्कार, मैं रजनीश खत्री, रसायन विज्ञान व्याख्याता, कमला देवी सिंह वी महाविद्यालय कुचेरा की तरफ से। इस महाविद्यालय के द्वारा जो अभी एक मुहिम शुरू की हुई है जिसमें कि विद्यार्थियों को जनरल साइंस के प्रश्न और उसके अलावा जो अन्य सब्जेक्ट है उसके बारे में उनको ऑनलाइन स्टडी करवाई जाती है। तो उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं रजनीश खत्री आज आपके समक्ष जनरल साइंस रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न जो है या कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लेंगे एक टॉपिक्स जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि भूमंडलीय ताप वृद्धि और हरित गृह प्रभाव जिसको हम हिंदी में कहते हैं। वर्तमान में आप सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, यानी कि पृथ्वी पर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसका रीजन क्या है, उसके बारे में हमें थोड़ा पढ़ना है कि उसके लिए कौन कौन सी गैसें, कौन कौन से पदार्थ उत्तरदायी होते हैं, हमारी कौन कौन सी क्रियाएं उसके लिए उत्तरदायी होती है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा अध्ययन करना है। इसके बारे में कंपटीशन एग्जाम्स में कई बार पूछा भी जाता है आपको। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि भूमंडलीय ताप वृद्धि और हरित गृह प्रभाव। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर ये जो क्रिया पाई जाती है ये कुछ गैसों के कारण से पाई जाती है। वायुमंडल में जो गैस पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो कि प्राकृतिक रूप से इसकी मात्रा पाई जाती है 0.03%। और ये गैस प्राकृतिक रूप से पृथ्वी को गर्म बनाने में यानी कि पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में सहायक होती है, क्योंकि ये जो गैस होती है ये इसका एक आवरण पाया जाता है प्राकृतिक रूप से। और ये गैस सूर्य से आने वाले जो विकिरण होते हैं जब वो दोबारा उनका परावर्तन होता है तो उनसे जाने वाली ऊष्मा की कुछ मात्रा को अंतरिक्ष में जाने से रोक लेती है। तो उससे क्या होता है कि पृथ्वी पर तापमान एक मेंटेन रहता है, जो कि पृथ्वी के लिए आवश्यक भी है। यदि मान लीजिए ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान बहुत कम होता है, यानी कि पृथ्वी पर हर जगह बहुत ज्यादा ठंडक पाई जाती है, जो कि पृथ्वी के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं होता। वर्तमान में क्या हो रहा है कि वर्तमान में हम जो प्रदूषक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं अपनी भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं हमारी या जो हमारी जो विकास क्रियाएं हैं, इसके कारण से ये गैसें पृथ्वी पर बहुत ज्यादा मात्रा में मुक्त हो रही है। इस कारण से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि बहुत ज्यादा होती जा रही है। उसे कहते हैं भूमंडलीय ताप वृद्धि। इसी कारण से आप जानते हैं कि जो ग्लेशियर है वो पिघलते जा रहे हैं, जो नदियां हैं, जो समुद्र है, उनमें जल की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो ये सब हो रहा है भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारण से। उसके अलावा हमें पढ़ना है हरित गृह प्रभाव के बारे में। ये दोनों टॉपिक एक दूसरे देखा जाए तो संबंधित है, रिलेटेड है, इसी कारण से दोनों टॉपिक हम एक साथ में ले रहे हैं। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये क्या होता है? जैसा कि अभी बताया आपको कि कुछ गैसें जो है जो कि प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती है, और ये गैसें सूर्य से निकलने वाली जो आने वाली जो विकिरण होते हैं उनसे निकलने वाली ऊष्मा जो होती है उसको पूरी तरह से अंतरिक्ष में जाने से रोक देती है, उसकी मात्रा को पृथ्वी पर बनाए रखती है। उसे कहते हैं हम हरित गृह प्रभाव, क्योंकि एक ग्रीन हाउस जो होता है जिसमें एक हरा आवरण होता है उसका भी यही कार्य होता है, जो कि मुख्य रूप से उन स्थानों पर किया जाता है जहां पे ठंडक ज्यादा पड़ती है, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है। इस कारण से वहां पे जो वनस्पति होती है उसका डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो नहीं पाता है। तो हरित गृह प्रभाव जो होता है उसका इस्तेमाल उन स्थानों पे किया जाता है जहां पे सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, तापमान बहुत कम रहता है। वहां पे क्या होता है कि एक आवरण लिया जाता है, एक हरा आवरण, और उस आवरण में उसके अंदर कुछ वनस्पतियों को डेवलप किया जाता है, क्योंकि हरा जो आवरण होता है ये सूर्य से आने वाले जो विकिरण होते हैं उनसे निकलने वाली ऊष्मा को पूरी तरह से बाहर जाने से रोकता है। इस कारण से क्या होता है, अंदर की तरफ तापमान बढ़ा हुआ रहता है।
और वो जो वनस्पति होती है उनको तापमान प्रॉपरली मिल पाता है, इस कारण से उनका डेवलपमेंट किया जाता है। तो अभी हमने किया भूमंडलीय ताप वृद्धि के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। इसमें बताया मैंने आपको, इसमें जो गैस है सबसे महत्वपूर्ण वो है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा इसमें कुछ और भी गैसें होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा नमी यानी कि जल वाष्प, उसके अलावा इसमें उत्तरदायी होती है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और उसके अलावा इसमें जो गैस उत्तरदायी होती है वो होती है आपके CH4 मेथेन। ये गैसें मुख्य रूप से भूमंडलीय ताप वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। हालांकि CO2 जो है उसके द्वारा बहुत ज्यादा तापमान में वृद्धि नहीं होती है। तापमान में जो वृद्धि होती है बहुत ज्यादा, वो हमारे द्वारा प्रकृति में मुक्त की जाने वाली गैसों के कारण से होती है, जिसमें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका एक नाम और भी है और वो है फ्रेऑन। इसे फ्रेऑन कहा जाता है। फ्रेऑन जो होते हैं ये CH4 यानी कि मेथेन एंड C2H6 यानी कि एथेन, इन दोनों गैसों के डेरिवेटिव्स होते हैं, इनके व्युत्पन्न होते हैं। तो आज हमें थोड़ा पढ़ना है फ्रेऑन के बारे में। फ्रेऑन या CFC, इन गैसों का जो इस्तेमाल किया जाता है, सॉरी ये एक्चुअल में द्रव पदार्थ होते हैं जो कि वाष्पशील द्रव होते हैं, जो कि जल्दी गैस के अंदर बदल जाते हैं। इनका जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है मुख्य रूप से प्रशीतक यानी कि ठंडा करने के लिए, कूलेंट के रूप में, रेफ्रिजरेंट के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और इनका इस्तेमाल हम करते हैं फ्रिज वगैरह में, AC वगैरह में ठंडा करने के लिए। तो वर्तमान में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है इस कारण से। और ये जो गैस होती है या जो ये जो पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ बहुत कम वाष्पशील द्रव पदार्थ होते हैं, जो कि वायुमंडल में तुरंत इनका वाष्पीकरण हो जाता है और वायुमंडल में जाने के बाद में ये ओजोन गैस के साथ में क्रिया करते हैं। ओजोन गैस O3, और ओजोन गैस पाई जाती है समताप मंडल। समताप मंडल का एक भाग होता है, ऊपरी भाग, जिसे कहते हैं ओजोन मंडल। इसमें ओजोन गैस पाई जाती है। और ओजोन गैस जो होती है इसका अपघटन प्राकृतिक रूप से आसानी से होता है और कुछ प्रकार से होता है O2 ऑक्सीजन और एटॉमिक ऑक्सीजन यानी कि नवजात ऑक्सीजन, इसके रूप में ये आसानी से विखंडित हो जाती है, अपघटित हो जाती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं ये ओजोन गैस के साथ में क्रिया करके उसका अपघटन O2 में कर देते हैं। इसी कारण से क्या होता है कि ओजोन मंडल जो होता है उसमें सघनता में कमी आती है, जिसे हम कहते हैं ओजोन मंडल में छिद्र का होना। उसका रीजन यही है कि हमारे द्वारा मुक्त किए जाने वाले जो प्रदूषक पदार्थ होते हैं, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड है, उसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सभी पदार्थ आसानी से ओजोन गैस के साथ में क्रिया कर लेते हैं और उसका अपघटन कर देते हैं। उससे वायुमंडल में इसकी मात्रा में कमी आती है और उसे कहते हैं ओजोन मंडल में छिद्र का होना। अब ये जो गैस होती है ओजोन, जब इसका अपघटन हो जाएगा तो ये गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को अधिक मात्रा में रोक नहीं पाएगी और वो विकिरण हमें और जो अजैविक पदार्थ होते हैं पृथ्वी पर, जैसे कि मृदा है, फसलें हैं या अन्य भी जो जैविक और अजैविक घटक जो भी हैं, उन सभी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके द्वारा कई दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। अभी हमें करना है फ्रेऑन के बारे में, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि CFC जो होते हैं ये मेथेन और एथेन, इनके डेरिवेटिव्स होते हैं, इनके व्युत्पन्न होते हैं। मेथेन CH4 और एथेन C2H6। अभी हमें फ्रेऑन के बारे में पढ़ना है। फ्रेऑन का जो नामकरण किया जाता है वो नंबर के आधार पर किया जाता है, यानी कि इनमें पाए जाने वाले जो अन्य तत्व होते हैं। अब फ्रेऑन का नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी इसमें कार्बन पाया जाएगा जो कि मेथेन और एथेन के डेरिवेटिव्स होंगे। उसके अलावा फ्लोरीन और कार्बन भी इनके अंदर, क्लोरीन वो भी इनके अंदर पाया जाता है। फ्रेऑन का जो नामकरण किया जाता है वो नंबर्स के आधार पर किया जाता है और उसका नामकरण करने का एक फॉर्मूला होता है
और वो फॉर्मूला होता है ये C-1 कॉमा H+1 कॉमा F। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके द्वारा आप किसी भी फ्रेओन का नामकरण कर सकते हैं या नामकरण के द्वारा उसका जो फॉर्मूला है वो भी आप डेवलप कर सकते हैं। C-1 यानी कि कार्बन परमाणु की संख्या से एक कम, H+1 यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या से एक ज्यादा, और F यानी कि फ्लोरीन परमाणु की संख्या के बराबर। जैसा कि मैंने बताया आपको कि फ्रेओन जो होते हैं ये मेथेन और एथेन के डेरिवेटिव्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें कार्बन परमाणु की संख्या 1 और 2 पाई जाती है। सबसे पहले हम करते हैं मेथेन के डेरिवेटिव। मेथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न, सबसे पहले इसके बारे में हम करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि इनका जो नाम किया जाता है वो नंबर्स के आधार पर किया जाता है। तो जो मेथेन के डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनमें 2 नंबर्स होते हैं, इकाई और दशकांक। ये 2 अंक पाए जाते हैं। तो यदि किसी भी फ्रेओन के नामकरण में 2 अंक पाए जाते हैं, इसका मतलब किसका डेरिवेटिव हो जाएगा, वो होगा मेथेन का डेरिवेटिव। इसमें एग्जांपल आप देखें, जैसे कि फ्रेओन 11। अब इसमें आप देखें, इसमें जो इकाई अंक है वो रिप्रेजेंट करेगा फ्लोरीन परमाणु की संख्या को, जो दहाई अंक है वो रिप्रेजेंट करेगा हाइड्रोजन परमाणु को, और सैकड़ा जो होता है तो वो रिप्रेजेंट करेगा कार्बन को। C-1 यानी कि कार्बन परमाणु की संख्या से एक कम। अब इसके अंदर कार्बन कम से कम एक तो हो गई होगा, क्योंकि मेथेन में कार्बन पाया जाता है। इसका मतलब फ्रेओन 11 में एक तो हो गया कार्बन। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें इसका जो फॉर्मूला है वो डेराइव करना है। अब इसमें आप देखें, एक कार्बन हो गया, मेथेन के डेरिवेटिव्स में एक तो कार्बन होगा। अब ये तो हो गया कार्बन C-1, H+1 यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या से एक ज्यादा, और F फ्लोरीन परमाणु की संख्या के बराबर। इसका मतलब यहां पे फ्लोरीन परमाणु कितने होंगे, 1 होगा। उसके अलावा इसमें और कौन होगा, उसके अलावा इसमें होगा क्लोरीन, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब एक कार्बन है, एक फ्लोरीन है, तो कितनी वैलेंसी बाकी रहेगी कार्बन की, 3। टोटल वैलेंसी 4 होती है कार्बन की, एक पूरी हो चुकी है, कितनी बकाया है, 3 बाकी है। तो यहाँ पे क्लोरीन कितने जोड़ेंगे हम, 3 जोड़ेंगे। तो ये हो गया फॉर्मूला फ्रेओन 11 का, CFCl3। अब इसमें आप देखें C-1 यानी कि 1 - 1 0 हो गया। H+1 हाइड्रोजन यहाँ पर एक भी नहीं है, यानी कि 0 + 1 यानी कि 1, और फ्लोरीन के बराबर, फ्लोरीन कितना है, 1 है, 1। उसके बाद में हम लेते हैं अगला एग्जांपल फ्रेओन 12। अब इसमें आप देखें फॉर्मूला CF2Cl3, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि ये जो अंक है इकाई अंक, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फ्लोरीन। इसका मतलब यहाँ पे फ्लोरीन परमाणु कितने हैं, 2 हैं, तो CF2। तो कार्बन की वैलेंसी 2 पूरी हो चुकी है, 2 बाकी है, तो बाकी 2 कौन हो जाएंगे, क्लोरीन एटम, क्लोरीन परमाणु। तो फॉर्मूला हो जाएगा CF2Cl2। उसी प्रकार से फ्रेओन 13। अब इसमें इकाई अंक कितना है, 3 है। इसका मतलब नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स कितने हैं, 3 है। तो फॉर्मूला हो जाएगा ये CF3Cl। इस प्रकार से फॉर्मूले के द्वारा हम उसका नाम निकाल सकते हैं, और नाम के द्वारा उसका हम फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन हम कर सकते हैं। अब इसमें आप देख लीजिए, कार्बन परमाणु की संख्या -1 यानी कि C-1, 1 - 1 0 हो गया। H+1 हाइड्रोजन यहाँ पर एक भी नहीं है, यानी कि 0 + 1 1, तो ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन परमाणु को, 0 + 1। और फ्लोरीन के बराबर, फ्लोरीन 3 है यहाँ पर, तो ये 3 हो गया, तो इसका नाम हो गया फ्रेओन 13। तो ये तो हमने डिस्कशन किया मेथेन के डेरिवेटिव्स, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, उसके बारे में। उसके बाद में हम लेते हैं एथेन के डेरिवेटिव।
अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 2 हैं। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं फ्रेऑन 111। अब इसमें आप ध्यान रखिए, इनमें जो नंबर्स होंगे वो 3 होंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा, एथेन के डेरिवेटिव्स के अंदर। अब इसमें कार्बन 2 हैं, C2। इस प्रकार से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C सिंगल बॉन्ड C। ये हो गया फ्लोरीन को रिप्रेजेंट करने के लिए इकाई अंक, दहाई अंक हाइड्रोजन के लिए और सैकड़ा अंक कार्बन के लिए। ये इकाई अंक कितना है? 1 है। इसका मतलब यहां पे फ्लोरीन कितना होगा? 1 होगा। दहाई अंक भी 1 है, इसका मतलब यहां पे हाइड्रोजन नहीं होगा, यानी कि 0 + 1 हो गया। अब हाइड्रोजन तो यहां पे आएगा नहीं, तो बाकी परमाणु कौन आएंगे? बाकी परमाणु आएंगे क्लोरीन। अब इसमें आप देखें, एक तो हो गया फ्लोरीन, कार्बन की वैलेंसी होती है 4 में से 2 पूरी हो चुकी है, और इस कार्बन की कितनी बाकी है? 2 बाकी है। इस कार्बन की 3 बाकी है, तो 3 और 2 5, यानी कि यहां पे 5 कौन से परमाणु आ जाएंगे? और उसके बाद में हम करते हैं आगे एथेन के क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स। उसका पहला एग्जांपल हम लेते हैं फ्रेऑन 111, फ्रेऑन 111। अब इसमें इकाई अंक रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लोरीन को, दहाई अंक हाइड्रोजन को और सैकड़ा कार्बन को। अब इसमें कार्बन 2 है, C2, फ्लोरीन 1 है, F, और हाइड्रोजन 1 भी नहीं है, तो 0 + 1 हो गया। तो ये अंक रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन को। उसके अलावा इसमें और कौन होगा? क्लोरीन होगा। अब इसमें एक तो हो गया फ्लोरीन, तो 3 और 2 5 वैलेंसी खाली है दोनों कार्बन की मिला करके, तो Cl5 ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब इसको हम फॉर्मूले के द्वारा इसका नाम करते हैं C2, यानी कि C - 1, 2 - 1 1, H + 1 0 + 1 यानी कि 1, और फ्लोरीन के बराबर फ्लोरीन 1 है यानी कि 1। तो ये हो गया फ्रेऑन 111। उसके बाद में हम लेते हैं फ्रेऑन 112। अब इसमें जो इकाई अंक है 2, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लोरीन परमाणु को। इसका मतलब यहाँ पे फ्लोरीन परमाणु कितने होंगे? 2 होंगे। कार्बन तो खैर 2 है यहाँ पर, C2 F2। अब यहाँ पे एक फ्लोरीन और लगा दीजिए, और क्लोरीन कितने हो गए? 3 और 1 4। तो ये हो गया C2 F2 Cl4। अब फॉर्मूले के द्वारा इसका जो सूत्र है वो रिप्रेजेंट करते हैं, C2 यानी कि 2 - 1 1, H 0 + 1 1, और फ्लोरीन 2 है 2। तो ये हो गया फ्रेऑन 112। उसी प्रकार से फ्रेऑन 113। अब इसमें फ्लोरीन 3 है, C2 F3, तो बाकी 3 कौन हो जाएंगे? क्लोरीन Cl3। इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2 F3 Cl3, फ्रेऑन 113 का। तो आज हमने किया क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में, जिसका प्रयोग किया जाता है प्रशीतक के रूप में, और ये एक प्रदूषक पदार्थ होता है। ये द्रव पदार्थ होते हैं जिनकी वाष्पशीलता बहुत ज्यादा होती है, और ये आसानी से वायुमंडल में मुक्त होने के बाद में ओजोन गैस के साथ में क्रिया करके उसका अपघटन कर देते हैं। उसके बाद में हम एक थोड़ा डिस्कशन करते हैं एसिडिक रेन के बारे में, अम्लीय वर्षा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात का जो पानी होता है उसमें भी कुछ मात्रा में अम्लीयता पाई जाती है। हालांकि बरसात के पानी को बहुत ही शुद्ध पानी माना जाता है, लेकिन हमारे द्वारा जो प्रदूषक पदार्थ वायुमंडल में छोड़े जाते हैं, जिसमें कि नाइट्रोजन और सल्फर, इनके ऑक्साइड मेन होते हैं। उसके अलावा कार्बन के ऑक्साइड भी होते हैं, लेकिन कार्बन का जो ऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके द्वारा जो अम्ल की मात्रा बनाई जाती है जल से क्रिया करके, वो होता है H2CO3। इसका नाम होता है कार्बोनिक अम्ल। तो ये एक दुर्बल अम्ल होता है, वीक एसिड। उसके अलावा नाइट्रोजन और सल्फर, इनके जो ऑक्साइड होते हैं, ये वायुमंडल में जल के साथ में क्रिया करके बनाते हैं H2SO4, H2SO3
सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरस अम्ल, और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं HNO3, नाइट्रिक अम्ल एंड HNO2 नाइट्रस अम्ल। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो जब वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर इनकी मात्रा बढ़ जाती है प्रदूषण के कारण से, तो होने वाली बरसात के साथ में, वर्षा जल के साथ में ये मिलकर के स्ट्रॉन्ग एसिड बनाते हैं। कार्बन तो बनाता है वीक एसिड, कार्बोनिक अम्ल, और सल्फर और नाइट्रोजन उनके द्वारा स्ट्रॉन्ग एसिड बनाए जाते हैं। और ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ये वर्षा जल के साथ मिलकर के हमें वर्षा के पानी के साथ में प्राप्त होते हैं, और वर्षा का जो पानी हो जाता है वो अम्लीय हो जाता है, उसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। तो ये वर्षा हमें कई प्रकार से नुकसान पहुंचाती है, खेतों में या जो बिल्डिंग्स होती है उसमें, या जब इसका इस्तेमाल पीने के लिए किया जाता है तो ये हर तरीके से ये जो जल होता है ये नुकसान पहुंचाता है। प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो प्रकृति में कार्बन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, और ये कार्बनिक अम्ल का निर्माण भी करती है। इस कारण से जो शुद्ध वर्षा का जल होता है उसकी जो पीएच होती है ये लगभग 5.6 के आसपास पाई जाती है। यानी कि वर्षा का जो शुद्ध पानी होता है वो भी कुछ मात्रा में अम्लीय होता है, लेकिन जब प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है तब उसका जो पीएच होता है वो लगभग 4.5 हो जाता है, यानी कि इसमें अम्लीयता बढ़ जाती है। तो ये हमने किया कुछ अम्लीय वर्षा के बारे में, जिसके लिए कौन कौन से घटक जिम्मेवार होते हैं। उसके बाद में कल हम करेंगे अपना अगला टॉपिक, सामान्य विज्ञान का रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ अन्य टॉपिक्स ये हम कल करेंगे।